आई एम नोबडी, हु आर यू। तो समझते हैं, पहले थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, आपको शायद बहुत कुछ समझ में आए। ये जो एमिली डिकिंसन, इनकी जो कविता है, ये अमेरिकन ऑथरेस हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं इस कविता को और डीपली समझने के लिए। और उससे पहले भी ज़रूरी है इस टाइटल को समझना, आखिर ऐसा टाइटल दिया क्यों गया। आई एम नोबडी, और देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। मतलब वो खुश हैं, आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। मतलब मुझे किसी से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आई एम नो मोर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं इतनी बात। और दूसरा कह रहा है हु आर यू, आप कौन है। मतलब आपसे सवाल किया जा रहा है। पहली तो ये बात कि वो आपको बता रही हैं कि आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ। और हु आर यू, आप कौन है, आप कैसे हैं, क्या आपको किसी का हिस्सा बनना पसंद है, क्या आप दुनिया में रहना पसंद करते हैं, आप कैसे रहना पसंद करते हैं। यानी वो आपके एटीट्यूड पर सवाल उठा रही है, आपके बारे में वो जिज्ञासु है, क्यूरियस हो जानने को। और वैसे मैं बता दूं, इन्होंने लगभग 1700 से ज़्यादा कविताएं लिखी है। और कहा जाता है कि इनकी कविताएं लिखने का पर्पस उनको पब्लिश कराना नहीं था। ये बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ये लिखती थी, मतलब खुद की खुशी के लिए लिखती थी। और कहा जाता है कि इनकी कविताओं में कोई शीर्षक नहीं रहता, और इनकी कविताओं की पहली लाइन को अक्सर शीर्षक मान लिया जाता है। और ये बस ऐसे ही ड्रॉवर में रखती जाती थी, कोई पब्लिश नहीं कराती थी। यही कारण है कि ज़्यादातर कविताएं जो हैं उनकी, वो पोस्टमसली पब्लिश हुई हैं, यानी उनके मरने के बाद। और यह कविता भी कुछ ऐसा ही है। 1891 में ये पब्लिश हुआ, जबकि उनकी डेथ हो गई थी 1886 में ही। कहा जाता है उनके रिलेटिव्स ने बाद में उनके ड्रॉवर से ढेर सारे पोएम्स निकाले, तब जाकर उनको पब्लिश करवाया। आई होप इतना तो आप बहुत स्नातक में समझ गए होंगे कि यानी ये एक तरीके से इंट्रोगेशन है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, एक घोषणा भी उन्होंने जो कही है। कहती हैं आई एम नो बडी, मैं कोई नहीं हूँ। हु आर यू, आप कौन है। इज ए लिरिक, ये एक लिरिक है। लिरिक किसको कहा जाता है, छोटी छोटी कविता को लिरिक कहा जाता है। जैसे भी इस कविता के बारे में बता दूं, इसमें दो क्वार्टरेंस हैं। क्वार्टरेंस किसको कहते हैं, 4 लाइन के स्टांजा को क्वार्टरन कहा जाता है। दो क्वार्टरन मतलब टोटल इसमें कितने हैं, 8 लाइन्स है। इट इज कंपोज्ड बाय एमिली डिकिंसन। सी वॉज एन अमेरिकन पोएट, जो कि 1830 में जन्मी और 1886 में उनकी मृत्यु हुई। हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्क वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली। उनकी जो पहली वॉल्यूम थी वर्क की, वो पब्लिश हुई मरने के बाद, मृत्यु। पोस्टमसली मतलब होता है जब किसी ऑथर के मरने के बाद, जैसे किसी पिता के मरने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसको पोस्टमस चाइल्ड कहा जाता है। उसी तरीके से जब कोई ऑथर मर जाए, उसके बाद उनके वर्क्स पब्लिश होते हैं, तो उसको पोस्टमस पब्लिकेशन कहा जाता है। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट पोएम, ये बहुत ही छोटी सी कविता है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज इंट्रोड्यूस्ड एज नो बडी। उन्होंने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कराया, हमारे सामने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराया, एज नो बडी, मतलब वो कहती है आई एम नो बडी, है ना। तो लाइन भी देख लीजिए, मैंने लिखा भी है, आई एम नोबडी, हु आर यू नोबडी टू, क्या आप भी नोबडी हैं, मतलब क्या आपको भी अकेले रहना पसंद है। और एक और मैं बात बताऊं आपको, फैक्ट कि वो अपने पूरे जीवन में आइसोलेटेड रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब उन्होंने अपने जीवन को अकेला जीना पसंद किया था, अकेला जीवन जीने का चुना था रास्ता। शायद उनको अकेले ही रहना पसंद था, यानी वो ज़्यादातर वक्त अकेले बिताया करती थी। आगे बढ़ें तो द पोएम हैज़ ओनली 2 स्टांजाज, दो ही स्टांजाज हैं, यानी 8 लाइन्स हैं। द यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंट पंक्चुएशन, अब देखिए यदि कविता को आप देखिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन का प्रयोग किया गया है। लाइक डैश का प्रयोग किया गया है, उसके बाद आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी पंक्चुएशन का फ्रीक्वेंट यूज ये दर्शाता है, कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द पोएम। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, यहाँ पर पोएम हो जाएगा, इज ऑफन कोटेड एंड सो इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। यानी इसकी जो पहली लाइनें हैं, जो पहली लाइन आप देख सकते हैं कि आई एम नो बडी हु आर यू, तो ये काफ़ी ज़्यादा कोटेड, यानी लोग इसको कोट करते हैं, लोग उठाते हैं इस लाइन को, अपने अपने वर्क्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इस वजह से ये पॉपुलर भी है। बट द फैक्ट इज दैट नन ऑफ डिकिंसन्स पोएम हैज़ ए टाइटल। और ये भी सच्चाई है कि उनकी जात जो कोई भी कविता में उनके टाइटल्स नहीं दिखते हैं। द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, ओ एक सेकंड, द पोएम इज आल्सो रेयर फॉर इट्स नैरेटिव स्टाइल। और ये अपने नैरेटिव स्टाइल के लिए भी यूनिक हैं, फेमस हैं।
द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम इज जस्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम द रीडर्स। ये एक रीडर से क्वेश्चन करती है। इट इज ए चाइल्ड लाइक क्वेश्चन, और ये एक बचपना भी है, बचपन जैसा, बच्चे जैसा सवाल है भी ना, कौन है आप। अब देख रहे हैं सामने भाई, जान रहे हैं तो कौन है मतलब क्या, आई एम नो बडी वो कह रही है, वो भी तो बचपना ही हुआ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी ये अपने आप में ये एक डीप मीनिंग रखती है। नोबडी का मतलब यहाँ पर होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हैं अदर्स को लेकर, दूसरों को लेकर। अब देखिए हम आगे डीप बताते हैं, डीप मीनिंग इसका और समझाते हैं, आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़े। तो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए कन्वर्सेशनल पोएम। अब चूंकि इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं तो इसको आप कन्वर्सेशनल पोएम भी कह सकते हैं। और कहा जाता है कि पहले स्टैंजा में क्वेश्चन है और दूसरे स्टैंजा में इसका जवाब भी है, या फिर उसने अपने परसेप्शंस को जो है आपके सामने रखा है। इट हैज़ नो रेगुलर मीटर। इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरी कविताएं पेंटामीटर या टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। कोई टेट्रामीटर है, कोई ट्राईमीटर है। द स्टैंजा हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर, यानी टेट्रामीटर भी है, ट्राईमीटर है, एक मिक्सड अप है। द यूज ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑल्सो रेजेज ए क्वेश्चन। अब मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो यूज़ किया गया है तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या वो वैसे होके खुश हैं, नोबडी होकर खुश हैं। इसका मतलब यही तो, क्योंकि आप जानते होंगे, या फिर हो सकता है बहुत दुखी हो या बहुत खुश हो, एक ही बात। क्योंकि देखिए हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर सडन फीलिंग्स, कोई सडन इमोशन होता है, जाहिर होता है। इज द पोएट इंटरेस्टेड इन बीइंग नोबडी। क्या उन्हें रुचि है, अच्छा लगता है नोबडी होने में, नोबडी है ही, उसी में खुश है वो। ऑल्दो इट इज कंक्लूडेड दैट बीइंग नोबडी इज बेटर देन बीइंग समबडी। अब देखिए कविता के आखिर तक ये बात वो साबित कर देती हैं। सी प्रूव्स दिस थिंग दैट बीइंग नोबडी इज बेटर देन बीइंग समबडी, यानी समबडी होने से अच्छा है कि नोबडी हो जाओ। अब ये समबडी नोबडी को समझिए, ये क्या है। देखिए समबडी मतलब क्या, जब आप किसी से बिलोंग करते हैं, किसी का पार्ट मानते हैं खुद को, तो आप समबडी होते हैं। अब जब नोबडी, तो वो आप किसी के पार्ट नहीं होते हैं, अपने आप में फ्री होते हैं आप, है ना। तो ये ऐसा कहती हैं कि नोबडी होना अच्छा है, यानी ये। अब देखिए और बातें आप डीपली समझाते हैं आपको कि यहाँ पर कि वो और ये भी बात कहना चाहती है कि यदि देखिए लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने आप वो क्या कहते हैं, दिखावे में विश्वास रखते हैं, शोइंग ऑफ। दे यूज टू शो ऑफ टू मच, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि नहीं, दुनिया नहीं जानेगी ना हम कैसे रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमें संतुष्टि नहीं होती हमें। लेकिन कवयित्री यहाँ पर ऐसा कहती हैं, ऑथरेस ऐसा कहती हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपके लाइफ के बारे में नहीं जान रहा हो तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। मतलब क्या, यदि कोई आपके बारे में नहीं जानता कि आप कैसे जी रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जीवन बहुत बुरा चल रहा है। यानी हो सकता है तब भी आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। और ये कंक्लूड किया जा सकता है कि यहाँ पर कि वो बीइंग आइसोलेटेड बहुत ही ज़्यादा खुश थी। द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोएम मेक्स इट मोर पावरफुल। अब देखिए दूसरा स्टांजा, जो कि मैंने कहा कि और भी ज़्यादा इफेक्टिव है वो, तो उसको समझिए कि ज़्यादा पावरफुल है। समबडी इज सिंबलाइज्ड बाय ए फ्रॉग। अब देखिए पहले हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि नोबडी समबडी होने से अच्छा है नोबडी। अब यहाँ पर वो समबडी को डिफाइन करती हैं, सिंबलाइज करती हैं, किससे, बाय ए फ्रॉग, एक मेंढक से। विच रिप्रेजेंट ए लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें जो रिप्रेजेंट करता है, सच है जैसे कि डलनेस, काफ़ी आलसी होता है। देखिएगा पैर से मारिएगा भी भागेगा नहीं, नहीं ना भागता है, भागता हुआ तो एक बार कूद जाएगा फिर रुक जाएगा, यानी काफ़ी डलनेस को दिखाता है वो। बोर्डम, बोर्डम मतलब कैसे, उबाऊपन, उबाऊपन, ये एक ही जैसी आवाज़ें हमेशा क्रॉक करते रहता है, टर टर, मतलब वो एक ही जैसी आवाज़ें करना, हमेशा एक ही जगह रहना, तो ये सब बोर्डम का एक प्रतीक है। और तीसरा वल्गरिटी। अब वल्गरिटी को आपको थोड़ा हम समझाना चाहेंगे। कहा जाता है कि व्हेन दे हैव देयर मेट, मतलब वह जो है कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो वो ओपन स्पेस में रहते हैं और वो पब्लिक स्पेस में चले जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से वल्गरिटी को दिखाता है। वल्गरिटी का मतलब अश्लीलता होता है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए कंपेनियन, यानी ये काफ़ी मुश्किल है एक साथी पाना। दिस इज द रीज़न, यही कारण है, दैट ही सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए, महिला है वो। सी प्रेफर्स स्टेइंग एलोन, वो अकेला रहना पसंद करती हैं, अकेला रहना चुनती हैं। द रफ राइमिंग एज, अब देखिए ए बी सी बी राइमिंग, रफ राइमिंग मैंने क्यों कहा, रफ राइमिंग इसीलिए भी क्योंकि ये कंप्लीटली राइम नहीं करता है वर्ड उसका जो है।
ऑल्सो शोज द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ, या ह्यूमन लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं, एक जैसा नहीं रहता हमारा जीवन, तो ये भी दिखाता है। तो रफली राइमिंग यहाँ पर लाइफ के इनकन्सिस्टेंसी को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो द फ्रॉग कैन बी इंटरप्रेटेड एज डिफरेंट सिंबॉलिक थॉट्स। अब इसको फ्रॉग को अलग अलग थॉट्स परसेप्शन से लोग इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। इट कीप्स क्रोकिंग, यह जो है क्रोक करते रहता है ऑल द टाइम, हमेशा। विच मीन्स द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु कीप रिमाइंडिंग देयर आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए एक और बड़ी बात कि मेढक हमेशा ग्रुप में रहता है और सब आपस में आवाज़ें करता है, लाइक कह सकते हैं कि सब बोल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, सब अटेंशन चाहता है सबको कि नहीं मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को पहचान नहीं मिलती है। तो इसीलिए वो नोबडी होना पसंद करती है, यही कारण है। नोबडी इज रेडी टू लिसन टू एनीबडी, कोई भी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज द सेमलेसनेस, ये बेशर्मी कह सकते हैं एक तरीके से दिखाता है, क्योंकि जब जान रहे हैं कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो वहाँ पर बोलने का भी कोई मतलब नहीं होता है। द टोन ऑफ द पोएम कैन आल्सो बी टेकन एज बोथ मॉकिंग एंड सेटारिकल, यानी कविता का जो टोन है मॉकिंग और सेटारिकल है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द स्पीकर इज लाफिंग एट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, ऐसा लगता है मानो कि वो इंसान के व्यवहार पर हंस रहे हैं। द पोएम हैज़ बोथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कविता में क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। द स्पीकर परहैप्स सेलिब्रेट्स नोबडीनेस, यानी वो कह सकते हैं एक तरीके से लॉनलीनेस को सेलिब्रेट करती हैं। सो आई होप दिस वॉज द वन ऑफ द ब्यूटिफुल पोएम्स आई हैव एवर रेड। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने आपको समझा कर भी, मैंने पहले भी पढ़ा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डीपली आपके सामने रखा और आई होप आपने भी इन्जॉय किया हो एज वेल। और इसकी थीम की बात कर लें तो आप देख सकते हैं नोबडीनेस या लॉनलीनेस या आइसोलेशन कह सकते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम होगा। इसके अलावा जो है ह्यूमन लाइफ भी इसका जो है, या ह्यूमन नेचर, ये सब इसका थीम हो सकता है। आप इसको एलेबरेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।